हेलो डियर फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आप लोगों का इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये मेरा 33वां लेक्चर है। इसके पूर्व में मैंने 32 लेक्चर और लिए हैं। जो स्टूडेंट हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि वो जाके मेरे प्रीवियस क्लासेस को देख लें, तो वो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर बहुत ही सहज हो जाएंगे और उनको बहुत ही आसान भाषा में सारी इकोनॉमिक्स समझ में आती चली जाएगी। मैंने बहुत ही सरल करके, बहुत ही व्यवहारिक करके इकोनॉमिक्स को समझाने का प्रयास किया है। और जो इकोनॉमिक्स को समझने वाले लोग हैं, यानी कि जो स्टूडेंट नहीं भी हैं, यदि उनकी रुचि है इकोनॉमिक्स को समझने की, तो वो हमारे साथ जुड़ें। और मैंने बहुत ही व्यवहारिक समझाया है और वो बहुत सहजता से इकोनॉमिक्स को समझ पाएंगे। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। यदि वो देश, दुनिया और अपने समाज को अच्छे से समझना चाहता है, तो ये ज़रूरी है कि वो इकोनॉमिक्स को ठीक ढंग से समझे। और मैंने बहुत ही सहज तरीक़ा से समझाया है, तो मुझे लगता है कि कोई भी होगा जो कम भी समझ रखता होगा या काफ़ी दिन छोड़े हो गया होगा उसको स्टूडेंट मतलब कि उस पढ़ाई को, तब भी वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा था दो खातों के बारे में, एक राजस्व खाता और दूसरा पूंजीगत खाता। तो हम आपको सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्व खाता की। राजस्व खाता, राजस्व खाता में दो चीज़ें आती हैं। राजस्व खाता में दो चीजें आएंगी। एक जो है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और दूसरी जो है राजस्व आय। ठीक है, तो राजस्व व्यय, राजस्व व्यय क्या है? देखें, जैसे हम और आप, हमारा आपका एग्जाम्पल आप ले लें। जैसे हमारा और आपका, मान लीजिए हम लोगों ने कुछ कमाया, तो जो दैनिक जीवन में हम खर्चा करते हैं, जैसे हमने अपने बच्चों की फीस दे दी, अपने घर का किराया दे दिया अगर किराए के घर में हैं, या आप फल सब्जी के लिए, आप किराने के सामान के लिए, ये जो आपके डेली के खर्चे हैं, ये जो है राजस्व प्रकृति के होते हैं। राजस्व प्रकृति से संबंध ये है कि आपका जो लाभ, जो ये खर्चा करने पे आपको लाभ एक साल से कम अवधि के लिए देता है, तो वो राजस्व प्रकृति का होता है। तो राजस्व व्यय में ये सारी चीज़ें आती हैं, यानी आपके बच्चे का किराया, आपके मकान का खर्चा, आपका दैनिक खर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजस्व व्यय में आती हैं। तो भारत सरकार के भी केस में ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए एक बार रोड बना, रोड बन गया तो वो क्या हो गया? पूंजीगत व्यय हो गया। पूरा रोड पहली बार बना तो पूंजीगत व्यय हो गया। लेकिन जब रोड खराब होगा, उसका रिपेयर का काम होता है, तो वो राजस्व व्यय में आता है। यानी आपका वेतन हो गया, यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपका वेतन हो गया, ये सारी चीज़ें, पेंशन हो गया, और जो इस तरह के एक्सपेंसेस हैं वो जो है राजस्व व्यय में होता है। सब्सिडी हो गया, ये सारी चीज़ें राजस्व व्यय में आता है। ठीक है, तो ये भारत सरकार का जो है मेंटेनेंस का खर्चा होता है। भारत सरकार का ये जो है मेंटेनेंस का खर्चा होता है। ये इसको मान लेते हैं कि 150 रुपया है, यानी हमारा राजस्व व्यय जो है हम मान लेते हैं कि 150 रुपया है, जबकि ये रियल अमाउंट जो इसका है ये बहुत बड़ा है। लेकिन जब हम आपसे बजट की चर्चा करेंगे तो हम एक्चुअल अमाउंट को लेके आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं छोटे अमाउंट को लेके चल रहा हूँ, जिससे आप सहजता से समझते चले जाएँ। ठीक है, तो राजस्व आय, राजस्व आय जो होता है वो एक्चुअल इनकम होता है। जैसे हमारी राजस्व आय ये हो सकती है कि मैं जैसे मान लीजिए कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, तो कोचिंग से जो हमें आय हो रहा है वो मेरा रेगुलर इनकम है। वो रेगुलर इनकम जो है वो मेरे लिए राजस्व आय है। ठीक है, और आप जैसे मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं, तो जॉब से जो सैलरी मिलती है वो आपके लिए राजस्व आय है। ठीक है, और भारत सरकार के केस में भारत सरकार को दो तरीके से मेनली पैसा मिलता है, टैक्स से और नॉन टैक्स से, यानी कर से और दूसरा गैर कर से। तो ये जो दो तरीके हैं, इससे भारत का रेगुलर इनकम है, यही वास्तविक इनकम है। ठीक है, भारत सरकार की यही वास्तविक इनकम है। ये जो है इसको हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, 100 रुपया। ठीक है, ये हम मान रहे हैं, ये ऐसा है नहीं, ये दूसरी वैल्यू है। लेकिन मैं इसको जब बजट की चर्चा करूंगा तब फिर मैं इसको एक्चुअल अमाउंट लेके आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब देखें, अब हम राजस्व घाटा पे चलते हैं कि राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या है? देखें, सबसे पहले आप घाटा समझें कि जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपए का मेरी आय हुई, 100 रुपया मेरी इनकम है और मेरा खर्चा 150 रुपया है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आय मेरी 100 है, कम है, और व्यय मेरा 150 है, जिस दोनों का गैप कितना है, 50 है। यानी कि आय कम है और व्यय ज़्यादा है, इसका मतलब मेरा घाटा कितना है, 50 रुपये। वही समझिए भारत के केस में, राजस्व आय भारत सरकार की कितनी है, 100 रुपया, और भारत की व्यय कितना है, 150 रुपया। तो यानी राजस्व घाटा कितना है, 50 रुपया। ठीक है, यही राजस्व घाटा है। यानी कि आय कम है, व्यय ज़्यादा है, तो राजस्व घाटा बराबर क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। तो ये जो है अमाउंट आ गया 50। समझ गए। अब मैं आगे चलता हूं, पूंजीगत खाते के बारे में चर्चा करता हूं। अब हम दूसरा केस लेते हैं, पूंजीगत खाता। पूंजीगत खाता, इसमें हम दो चीज लेते हैं। इसमें हम लेते हैं पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, और दूसरा ले लेते हैं पूंजीगत प्राप्तियां या पूंजीगत आय, पूंजीगत प्राप्तियां। देखें, पूंजीगत व्यय, हम पूंजीगत व्यय कहां पे करते हैं, पूंजीगत व्यय हमारा क्या है, जो हमें 1 साल से अधिक लाभ दे, तो पूंजीगत व्यय वो होता है। जैसे हम ऐसी जगह पे व्यय करें जहां पे उससे हमें 1 साल से अधिक लाभ मिले। ठीक है, तो एक तो ये हो गया पूंजीगत व्यय। क्या होगा, ये आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, और दूसरा जो है लोन की अदायगी। ठीक है, एक जो है आधारभूत संरचना और दूसरा लोन की अदायगी। पूंजीगत व्यय हम दो जगह करते हैं, एक और है लेकिन वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए हम दो का ही चर्चा करेंगे। ठीक है, ये पूंजीगत व्यय आधारभूत संरचना में, या फिर एक होता है लोन देने में। ठीक है, लोन दे दिए हम किसी को, लेकिन हम देते कम है इसलिए हम उसको छोड़ रहे हैं। आधारभूत संरचना में और लोन की अदायगी में, जो हमारा लोन देने का ड्यू हो जाएगा तो वो हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो लोन की अदायगी। और पूंजीगत प्राप्तियां हमको कहां से होती हैं, एक विनिवेश से, विनिवेश से, और दूसरा जो है ऋण से। ठीक है, एक विनिवेश से हमको प्राप्ति होगी और दूसरा ऋण से। ठीक है, तो अब इनकी देख लें हम कितना हमको मिलता है, केवल मानना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि विनिवेश से हमको प्राप्त हुआ 100 रुपया। ठीक है, और ऋण से हमको प्राप्त हुआ 200 रुपया। और हमने इधर व्यय क्या किया, मान लेते हैं कि इधर 300 हुआ। अब हम इनमें आधारभूत संरचना में हम मान लेते हैं कि 200 रुपया हमने पे किया। ठीक है, और लोन की अदायगी में हम मान लेते हैं कि 50 रुपया पे किया। अब आप देख रहे होंगे कि ऋण से हमको 200 मिला, विनिवेश से हमको 100 रुपया मिला, यानी टोटल कितना हुआ हमारे लिए, ये 300 रुपया हुआ। लेकिन हमने क्या किया, आधारभूत संरचना में 200 रुपया और लोन की अदायगी में 50, यानी हमने 250 रुपया, 250 रुपया इधर किया। लेकिन 50 रुपया इसमें से कहाँ गया, 300 मैंने प्राप्त किया और 250 मैंने इधर निवेश किया, और 50 रुपया कहाँ गया, 50 रुपया ऊपर आप देख रहे थे जो राजस्व घाटा आया था। यानी कि हमारा राजस्व व्यय 150 था और राजस्व आय जो है 100 रुपया था, तो उसमें जो 50 रुपये राजस्व घाटा आया था वो हम जो है यहाँ से 50 रुपया वहाँ के लिए किए। ठीक है, तो ये मतलब हम लोगों ने क्या किया कि 50 रुपया ये यहाँ पे ना खर्चा करके 50 रुपये हम राजस्व घाटा को बैलेंस करने में किया। देखें, गड़बड़ी यहीं से शुरू होती है, जब हम यहाँ पूंजीगत प्राप्ति से राजस्व घाटा को बैलेंस करते हैं तब से दिक्कत उत्पन्न होती है। अब आप देखें, हम आपसे ये चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या पूंजीगत प्राप्तियां बहुत गलत हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में हमने हमेशा चर्चा किया कि विनिवेश गलत है, विनिवेश गलत है, लोन लेना गलत है। ये क्या वास्तव में इतने गलत हैं? तो वास्तव में इतना गलत नहीं है यदि हमारा उद्देश्य सकारात्मक हो। जैसे आप देखते होंगे कि आप घर लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, लोन लेते हैं।
यानी कि घर खरीदने के लिए जब आप जाते हैं या फिर आप कोई ज़मीन लेने के लिए जाते हैं तो आप लाख 2 लाख कम पड़ता है, जो कम पड़ता है तो आप लोन लेते हैं। तो भारत सरकार भी वही कर रही है, लोन ली। तो क्या लोन लेना गलत थोड़े है? तो जैसे आपने लोन लेके यदि कोई ज़मीन लिया है तो क्या ये गलत है? सभी यही करते हैं। और मुझे लगता है कि यदि पूंजीगत प्राप्ति से यदि आप पूंजीगत निवेश कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे आपने एक तरीका ये हो सकता है कि आपने एक घर था, आपका पुराना घर, वो मान लीजिए कम अच्छा था या कम सही जगह पे था, तो उसको आपने बेच के एक नया घर आपने अच्छी जगह खरीदा। तो क्या ये कोई गलत है? एक को बेचा दूसरा खरीदा, आपने लोन लिया और ज़मीन खरीदा या घर खरीदा, तो ये कोई गलत बात नहीं है। वही तो भारत सरकार कर रही है। ऋण लोन लिया और उससे जो है यहाँ पे आधारभूत संरचना की, कोई गलत बात है? नहीं गलत बात। विनिवेश यानी अपने किसी पीएसयू को बेचा और यहाँ पे जो है आधारभूत संरचना में निवेश किया, या जो है जो आपका लोन ड्यू हो रहा था उसको पे किया। ये भी एक प्रकार से जब इसमें आप पे करते हैं तो आपके लिए जो है ये एक प्रकार का एसेट हो जाता है। यानी कि जो यहाँ से, जैसे मान लीजिए मैंने 100 रुपया आपसे लोन लिया है, ठीक है, उसका 20 रुपया हर महीने जा रहा है। यदि हमारे पास हम कोई अपनी एसेट बेच के ऐसा करते हैं कि इसको अदा कर देते हैं 100 रुपया आपका, तो हमारा 20 रुपया और 100 रुपया यानी कि सारी चीज़ें बचनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी एक प्रकार से आपके लिए प्रॉफिट का ही बिजनेस है, ठीक है। तो 100 रुपया जो है ये विनिवेश से और ऋण से 200 रुपया जब हम कमाते हैं तो ये क्या गलत है? गलत नहीं है। ये तब तक गलत नहीं है जब इसके द्वारा किए गए अर्निंग से यानी पूंजीगत प्राप्ति से हम पूंजीगत निवेश करें, तब तक गलत नहीं है। लेकिन कभी अगर ये करने लगें कि हम कहें कि मान लीजिए गांव में हम गए और हमने कहा कि हम 5 लाख रुपया लोन लेके और मैंने जो है एक प्रॉपर्टी खरीदी है, तो सब क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन हम ये कहना शुरू करें कि 5 लाख रुपया लोन लिया और हमारे घर का जितना खर्चा यानी कि जो कुछ भी था हमने किराने की दुकान पे जो हमारा उधार था उसको पे कर दिया, जहाँ जहाँ उधार था मैंने सब पे कर दिया। तो क्या सही है? यानी कि हम कर्जा लेके जब अपना दैनिक काम करने लगेंगे, यानी हम कर्जा लेके जो है लोन लेके और अपने दैनिक खर्चे को पूरा करने लगेंगे, तब वहाँ गलत हो जाता है। तो भारत सरकार क्या कर रही है? देखें, 300 रुपया इसने अर्निंग किया, लेकिन इसने 250 रुपया पूंजीगत व्यय किया, लेकिन 50 रुपया जो है वो राजस्व घाटे में बैलेंस किया। यहीं से गलती शुरू होती है, ठीक है। ये 50 रुपया जो यहाँ से उधर राजस्व घाटे को बैलेंस करने में गया, यहीं से दिक्कत है। इसी को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। मैं एक बार साफ करता हूँ, आगे की तरफ चलता हूँ। जो बजट का गोल्डन रूल है, बजट का गोल्डन रूल है, वो ये कहता है कि पूंजीगत प्राप्तियां, जो पूंजीगत प्राप्तियां हों उससे सिर्फ जो है पूंजीगत व्यय कीजिए। यानी बजट का जो गोल्डन रूल है वो ये कहता है कि पूंजीगत प्राप्तियों से सिर्फ पूंजीगत व्यय किया जाए, तो ये बेस्ट रूल है। यानी कि कहने का मतलब वही है जो हम लोग दैनिक जीवन में जीते हैं। यानी कि हमने मान लीजिए लोन लिया 4 लाख का, तो 4 लाख का जब लोन लिया तो हम कहीं पूंजीगत निवेश करें। जैसे हमने मान लीजिए कोई मकान खरीद लिया, तो जब मकान खरीद ले रहे हैं लोन लेके तो कोई गलत बात नहीं, लेकिन जब लोन लेके दैनिक खर्चे को चलाने लगते हैं तो गलती वहाँ से होती है। भारत सरकार ने जैसे अपने बजट को बैलेंस करने के लिए यानी राजस्व घाटे को जो है बैलेंस करने के लिए 50 रुपये यहाँ पूंजीगत प्राप्तियों से ऊपर यूज किया, तो ये गलत है, ठीक है। तो FRBM एक्ट जो है 2003 भी यही कहता है कि आप राजस्व घाटे को शून्य करो। देखो, कोई भी रूल रेगुलेशन जो आता है, जो करंट आता है, करंट और कुछ नहीं, जो हमारी समस्याएं हैं उसी पे कोई उसके निदान के लिए एक नियम रूल रेगुलेशन आते हैं, कोई कानून आता है, तो वही हमारे लिए करंट हो जाता है। जैसे FRBM एक्ट जो है 2003 ये कहता है कि आप अपने राजस्व घाटे को शून्य करो। राजस्व घाटे को जब आप शून्य करेंगे तब आप गोल्डन बजट के गोल्डन रूल को आप प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि जो राजकोषीय प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति होगी तो आप पूंजीगत व्यय में उसको खर्चा कर पाएंगे, जिससे बजट का हम गोल्डन रूल जो है प्राप्त कर पाएंगे। अब हम एक बार फिर से आपको लिखते हैं, फिर और सारी समस्याओं को हम बताते हैं। देखें, राजस्व खाता थोड़ा मैं छोटा लिखता हूं, ठीक है। राजस्व खाता में 2 चीज है,
एक जो है राजस्व व्यय और दूसरा राजस्व आय, ठीक है। और दूसरा जो है पूंजीगत खाता। इसमें दो चीज है, पूंजीगत व्यय और दूसरा जो है पूंजीगत आय। मैंने आपसे बताया कि राजस्व आय हमें कितना प्राप्त हुआ, 100 रुपया। राजस्व व्यय मैंने कितना किया, 150 रुपया, ठीक है। और पूंजीगत व्यय कितना हमें हुआ, पूंजीगत आय हमें कितना हुआ, दो तरीके से हुआ। एक जो है लोन से और दूसरा जो है हमें विनिवेश से। विनिवेश दोनों कितना हुआ, विनिवेश से हमको मान लीजिए 100 रुपया हुआ और लोन से हमको 200 रुपया हुआ, ठीक है। और पूंजीगत व्यय हमने कहाँ किया, लोन की अदायगी, जो हमने लोन लिया था उसको अदा करने में, और दूसरा जो है आधारभूत संरचना में। आधारभूत संरचना में, तो आधारभूत संरचना में हमने कितना जमा किया, कितना खर्चा किया, 200 रुपया। और लोन की अदायगी में हमने किया 50 रुपया। देखें अब दोनों, जैसे हम देखेंगे कि ये दोनों को देखते हैं तो भारत सरकार क्या तर्क देती है। भारत सरकार क्या कहती है, कहती देखिए हमारा आय कितना हुआ, आय हमारा 100 रुपया हुआ, ये 200 ये 100 ये, यानी कुल आय जो है 400 रुपया। 400 रुपया हमारा आय हुआ और व्यय कितना हुआ, 2 3 4, यानी व्यय भी हमारा 400। यानी कि हमने जितना आय किया उतना ही हमने व्यय किया, तो हमारा ना कोई फायदा ना कोई नुकसान। जो हमारा फायदा है ग्रोथ रेट प्राप्त करने का वो हमने कर लिया। देखें आप लोगों को ये भी चीज़ समझ में आ सकती है, ये सारी चीज़ें, जैसे आदमी कोई बिगनर हो, इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं रखता है, तो भारत सरकार सीधे साधे जो हमारे नेता हैं वो आके समझा देते हैं। जो कम जानकार आदमी है, थोड़ा बड़ा पढ़ा लिखा है, हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन का अभाव है, तो वो लोग बहुत इजी गोइंग ये समझ लेते हैं। हाँ ठीक है, राजस्व आय से हमें 100 प्राप्त हुआ, इससे 200, इससे यानी कि टोटल राजस्व यानी कि जो हमारा आय हुआ 400 हुआ, और हमारा जो इतना इतना करके 400, यानी कि सारी चीज़ें वो आराम से इजी गोइंग समझा के चले जाते हैं कि मेरा आय और व्यय बराबर है, किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं। अब लेकिन आप समझने का प्रयास करें, क्या लॉस नहीं है इसमें, आप लॉस देखिए। देखें राजस्व आय, ये मूल आपकी आय है वो 100 रुपया है, आपने व्यय किया 150 रुपया, ठीक है। तो यहां पे ही आपका राजस्व घाटा आ गया। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा कितना हो गया आपका, 50 रुपया, ठीक है। अब दूसरा आप देखें कि आपने पूंजीगत आय यानी पूंजीगत प्राप्तियां जो आपकी हुई, एक विनिवेश से आपने 100 रुपया प्राप्त किया और लोन से आपने 200 रुपया प्राप्त किया, ठीक है। यहां तक कोई गड़बड़ बात नहीं है, यानी विनिवेश करना कोई गलत बात नहीं है। उसी तरह से है जैसे आप अपने एक घर को बेच के दूसरे घर को यदि लेने के लिए जा रहे हैं तो विनिवेश कोई गलत बात नहीं। गलत तब शुरू होता है जब आपने बेच दिया और उसके कुछ खर्चे को यहाँ पे लगाया और कुछ यहाँ बैलेंस करने में लगा दिया। यानी कि जैसे आपने घर को बेचा तो घर से मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया मिला, तो 10 लाख में 8 लाख आपने कहीं कुछ पूंजीगत निवेश किया यानी कुछ ज़मीन खरीदने में लगा दिया, लेकिन उसके बचे हुए 2 लाख रुपए को आप अपने दैनिक जीवन के खर्चे में यूज कर लिया। तो ये जो 200 रुपये आपने दैनिक जीवन में खर्चा किया है, यही गलत बात है, यही भारत सरकार कर रही है। तो करती क्या है कि जैसे ये 300 रुपया है इधर से अर्निंग हुआ, तो ये 200 और 50, 250 रुपये इधर खर्च किया, 50 रुपये ये जो घाटा है इसको मैनेज करने में खर्चा कर दिया। तो अब आप एक टर्म आता है राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा में भारत में जो है विनिवेश को इंक्लूड नहीं किया जाता है। राजकोषीय घाटा में सिर्फ लोन को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है।
यानी कि भारत के जो राजकोषीय घाटा है उसमें सिर्फ लोन को इंक्लूड किया जाता है, विनिवेश को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो राजकोषीय घाटा हमारा कितना हुआ? 200। यानी कुल खर्चे में लोन का कितना योगदान है वही हमारा राजकोषीय घाटा होता है। यानी कि जैसे जो टोटल खर्चा है आपका, टोटल खर्चा, उसमें लोन का कितना योगदान है वही आपका राजकोषीय घाटा होता है। लेकिन जो राजकोषीय घाटा सिर्फ लोन को ही माना जाता है, कहीं ना कहीं ये जो है रिपोर्ट कार्ड को अच्छा करने का एक अच्छा तरीका है। भाई विनिवेश क्या है? विनिवेश को भी तो माना जाना चाहिए, विनिवेश को भी तो राजकोषीय घाटा का हिस्सा ही माना जाना चाहिए, क्योंकि ये भी तो आप अपनी एसेट को ख़त्म कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। ये दोनों एक ही समझिए है, बस केवल ये आपका है, आपने अपने वस्तु को या एसेट को बेच दिया, और ये दूसरा लोन, यानी दोनों आपके भविष्य को प्रभावित करेंगे। लेकिन जो राजकोषीय घाटा है उसमें सिर्फ लोन को ही इंक्लूड किया जाता है, जो कि ये गलत तरीका है। और भारत सरकार का तर्क ये है कि लोन को ही हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, विनिवेश को हम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं कि ये कहीं भी किसी मतलब देश दुनिया में और कहीं पे भी इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसलिए हम भी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। जबकि इन्हें कौन बताए कि सारी दुनिया में कहीं और विनिवेश होता ही नहीं है, स्पेशली जहाँ विकसित राष्ट्रों में। ठीक है, विकसित राष्ट्र को ही ये लेके बताते हैं। तो विकसित राष्ट्र में ना ही कोई पीएसयू है और ना ही वहाँ पे कोई विनिवेश होता है। तो जब वहाँ पे विनिवेश होता ही नहीं है तो वो थोड़े इंक्लूड करेंगे। लेकिन हमारे पास जो है इसको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए भविष्य को प्रभावित करने वाले कारक होंगे। तो यानी कि हमको इन दोनों को इंक्लूड करना चाहिए, या राजकोषीय घाटा में हम यदि इनको इंक्लूड नहीं भी करते तो हमें प्रभावी राजकोषीय घाटा बनाना चाहिए, उसमें हमको दोनों को इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में सिर्फ लोन को ही, या पूरे विश्व में लोन को ही इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ विनिवेश तो होता ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ विनिवेश होता है, तब भी हम जो है इसी को लेते हैं। अब हम आगे चलते हैं किस तरह से हमारी सरकारें जो है रिपोर्ट कार्ड को अच्छा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करती है और आप इसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, देखें राजकोषीय घाटा किस तरह से हमारे सरकार की रिपोर्ट कार्ड करने में अच्छी मदद करता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। देखिए रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करते हैं। रिपोर्ट कार्ड देखिए बहुत अच्छे से समझिएगा किस तरह से हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। रिपोर्ट कार्ड कैसे तैयार करते हैं? देखें जो पहले की सरकार थी, पहले की सरकार, ठीक है, उसका ले लेते हैं। उसने क्या किया? बारोइंग किया, यानी लोन लिया 200 रुपये का। ठीक है, और उसने क्या किया? डिसइन्वेस्टमेंट किया, यानी विनिवेश किया 100 रुपये का। ठीक है, तो इनका राजकोषीय घाटा कितना हुआ? राजकोषीय घाटा कितना हुआ? इनका राजकोषीय घाटा हुआ 200। ठीक है, इन्होंने 200 लोन लिया, यानी कि इनका राजकोषीय घाटा 200 हुआ। और अब की सरकार, नई सरकार लिख देते हैं, नई, तो इन्होंने क्या किया कि लोन लिया 100 रुपये का और विनिवेश किया 200 रुपये का। तो इनका राजकोषीय घाटा कितना हुआ? इनका राजकोषीय घाटा हुआ 100 रुपये का। यानी सारी बातें वही हो रही हैं, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं है ना। ऑप्शन तो सारे आपके बंद हो चुके हैं। ऑप्शन आपके पास जहां पे है वहां पे काम नहीं करा जा सकता, क्योंकि जब तक ये करप्ट सिस्टम नहीं खत्म होगा तब तक वहां पे आप कुछ कर ही नहीं सकते। क्योंकि जो राजस्व आय है वही आपकी एक्चुअल इनकम होती है। वहां पे आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ एक काम करेंगे, रिपोर्ट कार्ड को अच्छा करने का, और कोई आपके पास काम नहीं हो सकता है। लेकिन इस जो नई सरकार है यहाँ पे एक काम ठीक हो रहा है। यदि पूंजीगत प्राप्तियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं जो है पूंजीगत व्यय में आधारभूत संरचना पे बहुत जोरों से काम हो रहा है, जो कि भविष्य में आय सृजन में काफ़ी सहयोग देगा, जो कि वो आपके लिए अतिरिक्त आय का सृजन करेगा। आपके यहाँ निवेश आने में जो पहले दिक्कत होती थी, अब निवेश आएंगे जिससे आप लोगों के आय का सृजन होगा। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट कार्ड को अच्छा करने की बात है तो वो ये है
कि पहले की सरकारें जैसे 200 रुपये लोन ली और विनिवेश की 100 रुपये का। देखें, ये दोनों की जो प्रकृति है वो आपके भविष्य को प्रभावित करेगी। ठीक है, कमोबेश दोनों एक ही प्रकृति के हैं। कहीं ना कहीं विनिवेश ज़्यादा बुरा है। विनिवेश ज़्यादा बुरा इसलिए है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कल्याणकारी राष्ट्र का है। कल्याणकारी राष्ट्र में ये परिकल्पना है कि हमारे देश में चूँकि गरीब दबे कुचले लोग भी हैं तो उन्हें जो है ऊपर ले जाने की बात, लेकिन चूँकि वो नीचे हैं तो उनके साथ जब हम विनिवेश करते हैं, यानी कि जब निजी कंपनियां आती हैं, देखें विनिवेश और निजीकरण दोनों अलग चीज़ है। जब विनिवेश 51% तक हो जाता है तो वो निजीकरण हो जाता है। जब 51% यानी 49% रहता है तब जो है वो विनिवेश होता है। ठीक है, तो यानी कि जब हम विनिवेश करते हैं, निजी कंपनियां वहां पे आती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। तो वो लाभ कमाने के लिए चार्ज भी अच्छे से करती हैं। जब चार्ज अच्छे से करेंगी तो हमारी जो दबी कुचली जनता है उसको काफ़ी परेशानी होगी। ठीक है, देखें परेशानी दोनों तरफ से है। जब आप विनिवेश नहीं करेंगे, सरकारी लोग रहेंगे तो ये आपको जीने नहीं देंगे, ये सारा पैसा अपने जेब में डालेंगे, भारत को नीचे ले जाएंगे। यदि हम विनिवेश से हटा के इसको निजीकरण में ले जाएंगे तो वो सुविधाएं अच्छी देंगे लेकिन उसके लिए कॉस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप ये समझें। लेकिन ये जो विनिवेश होने से उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है। आप देखें कि प्राइवेट कंपनियां जो लॉस में रहती हैं उनको प्रॉफिट में ले जाती हैं, और ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ये प्रॉफिट की कंपनियों को लॉस में ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, जबकि इनके साथ पूरा अमला जुड़ा हुआ है, पूरी सरकार जुड़ी हुई, सारी चीज़ें इनके साथ में। उसके बाद ये नीचे जाना चाहते हैं सरकार को लेके, और जो निजी तंत्र है वो अपने आप को ऊपर ले जाना चाहता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, कुछ फायदे हैं इसके, कुछ नुकसान है। यदि हम अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो ये हमारे जो समाज है, जो हमारी परिकल्पना है, उसके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन अब यदि हम देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका सकारात्मक कदम भी हम कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा देखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों जो है हमारे भविष्य को प्रभावित करेंगे। ठीक है, तो जब भविष्य को हमारे ये भी प्रभावित कर रहे हैं तो इसमें जितना लोन प्रभावित करेगा उतना विनिवेश प्रभावित करेगा। तो राजकोषीय घाटा निकालने का ये कौन सा दोहरा चरित्र है कि आप सिर्फ जो है लोन को ही इंक्लूड करेंगे, विनिवेश को क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड अच्छा करके गुमराह करना जानती हैं जनता को। जनता समझ न पाए, वो इतनी मासूम है, इतनी भावनात्मक है कि वो सिर्फ झंडा लेके किसी के पीछे चलना चाहती है। उसको ये पता नहीं है कि हमारा झंडा लेकर पीछे चलने से ये कोई भगत सिंह जैसे लोग नहीं हैं कि जो हमारे लिए कुछ सोच रहे हों। सिर्फ अपने लिए सोचने वाले ये लोग हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से हमको गुमराह करते हैं और ये तर्क देंगे कि विदेशों में विनिवेश को इंक्लूड नहीं किया जाता राजकोषीय घाटा में, तो इसलिए हम भी नहीं करेंगे। तो जब ठीक है आप नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ विनिवेश होता भी तो नहीं है। विनिवेश वहाँ पे कोई PSUs जैसी चीज़ें भी नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ विनिवेश नहीं होता तो वो इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन आपके यहाँ विनिवेश होता है तो आप राजकोषीय घाटा में नहीं इंक्लूड करते, कोई बात नहीं। लेकिन आप प्रभावी राजकोषीय घाटा बनाइए जिसमें आप इसको इंक्लूड कीजिए, जनता के सामने अपनी सारी बातों को रखिए। लेकिन ये सब एक रास्ता है, कॉम्प्लिकेटेड कर दो कि जिससे जनता को ना समझ में आए। और हमारे यहाँ क्वालिटेटिव एजुकेशन की कमी होने के कारण लोग को, और वैसे भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी नहीं समझ में आता। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा इस तरह से तय होता है कि लोन को, अब देखें नई सरकार, पुरानी सरकार ये करती थी कि लोन ज़्यादा लेती थी, विनिवेश कम करती, तो उसका राजकोषीय घाटा ज़्यादा आता था। अब नई सरकार ने क्या किया कि लोन थोड़ा कम कर दिया, लोन कम कर दिया और विनिवेश ज़्यादा कर दिया। तो इससे क्या होगा, राजकोषीय घाटा जो है इनका कम हो जाएगा। तो ये जनता के सामने जाके बड़े बड़े लेटर में दिखाएंगे, देखिए मेरा राजकोषीय घाटा कम है। लेकिन राजकोषीय घाटा इनका कम कैसे हुआ है, क्योंकि इन्होंने लोन जो है कम कर दिया है लेना और विनिवेश यानी बेचना ज़्यादा शुरू कर दिया है, तो इनका राजकोषीय घाटा कम हो गया है। ये है नई सरकार की नीति। कहने का मतलब है कि ये सिर्फ आपको जो दिखाना चाहते हैं वही आप देखें, पर्दे के पीछे क्या है, क्योंकि आपकी समझ नहीं है तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते। जो तथाकथित लोग समझदार भी हैं वो
वही लोग हैं जो ये चाहते हैं कि आपको समझ में ना आए। तो ये ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स को ठीक ढंग से पढ़ें। मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, ये मैं थोड़ा साफ करता हूँ। तो देखें, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, देखें समझिए आप इसको। पहले वर्ष, मान लीजिए ये पहला वर्ष है, ठीक है, और ये दूसरा वर्ष। पहले वर्ष में जो है भारत सरकार की जो इनकम हुई वो 100 रुपया हुई, ठीक है। सॉरी, ये जो खर्चा हुआ, पहले वर्ष जो खर्चा हुआ वो 100 रुपया, खर्चा पे निकाला जाता है ना राजकोषीय घाटा। तो खर्चा जो हुआ 100 रुपया हुआ, और इसमें जो लोन का योगदान था वो था 10 रुपया, ठीक है। यानी पहले साल का जो खर्चा था वो 100 रुपया था, जिसमें लोन का योगदान 10 रुपया था, ठीक है। और दूसरे वर्ष जो खर्चा है वो 200 रुपया है, और इसमें लोन का जो योगदान है, लोन का योगदान जो है वो 16 रुपया है। पहले में 10 रुपया और दूसरे में 16 रुपया। आप हमें बताएं कि किसमें राजकोषीय घाटा ज़्यादा हुआ। तो मुझे लगता है कि आप एक बार में यही सोच लिए होंगे कि राजकोषीय घाटा ये ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें परसेंटेज देखना चाहिए। परसेंटेज देखा जाता है कि यानी इसका योगदान कितना है, पूरे जो खर्चा है, खर्चे में 10 का योगदान कितना है, यानी ये 10% है। यानी टोटल खर्चे का 10% योगदान है लोन का। तो यानी ये 10% योगदान है। इसमें क्या है, 200 खर्चा है जिसमें 16 रुपये लोन का योगदान है। तो इसमें कितना परसेंट हुआ, 8%। यानी टोटल खर्चे में 8% योगदान है। इसका मतलब ये है कि पहले वर्ष में राजकोषीय घाटा ज़्यादा है, दूसरे वर्ष में इसके कंपैरिजन में राजकोषीय घाटा कम है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, जैसे पूछता है कि यदि राजकोषीय घाटा बढ़ गया, इससे मतलब क्या है। राजकोषीय घाटा बढ़ जाने से, यानी पेपर में छप के आ जाए कि राजकोषीय घाटा बढ़ गया, तो राजकोषीय घाटा बढ़ जाने से आप क्या समझेंगे। इसका मतलब ये है कि उसमें जो टोटल खर्चा है उसमें लोन का कितना प्रतिशत योगदान है, ये उसका मतलब होगा। राजकोषीय घाटा बढ़ने से जो मतलब होगा कि उस वर्ष में कितना परसेंट जो है लोन का योगदान है, यही राजकोषीय घाटा होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा ये समझ गए होंगे, और इस पे मैं आगे आगे धीरे धीरे यात्रा को बढ़ाता चलूँगा। मुझे लगता है कि आप इकोनॉमिक्स में सहज होते चल रहे हैं। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप जो है मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव आपको आंसर दे के आपको संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। यदि आप मुझे सपोर्ट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस लूँगा। थैंक यू। आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।